प्यारे साथियों, बिग बीजी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है कि हम हिस्ट्री का घटना चक्र का जो है कि थर्ड पार्ट है और खास करके बिहार दरोगा की अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलेंगे। और बिहार दरोगा का जो है एग्जाम डेट जो है जारी कर दिया गया, यह 17 दिसंबर से होगा। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग बिना देर करते हुए और जल्दी से जल्दी इसको पढ़ लें, समझ लें। जिसको जो बिजी है, जो कहीं काम धंधा में फंसे होते हैं, वो आराम से एयरफोन लगा कर या ब्लूटूथ लगा कर इसको सुन भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ ऑडियो बना हुआ है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और खास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार चैनल पे जुटे वो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और चलिए आज का हमारा पहला क्लास है सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला वास्तुकला, ये सभी चीजें। इसलिए इसमें क्या जो है इनमें से उपयुक्त में कोई नहीं और ये तो इनमें से अधिक ये आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं 378 से पूछा भी गया था 2017 में। चलिए इसका विवरण जो है हम इसको देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। घातव्य है कि मेसोपोटामिया, मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में भी पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। अतः इसका आंसर ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो हल का टेराकोटा जो है बनवाली से प्राप्त हुआ है। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य अगर पूछेगा तो वो कालीबंगा हुआ, लेकिन अगर हल का टेराकोटा बोलेगा तो वो हमारा हरियाणा जो है बनवाली में मिलता है। यहाँ देख सकते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली के हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित सभ्यता में कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से ये देख सकते हैं कालीबंगा तो है ही, रोपर पंजाब में है ही, लोथल है, पाटलिपुत्र नहीं होगा, तो ये हमारा सीन वाला आंसर हो जाएगा। कालीबंगा, रोपर, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब है हमारा भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में सबसे बड़ा है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनबेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा अगर बोलेगा तो वही हो जाएगा राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु, चेनाब, झेलम, ये 3 तो हो ही जाना चाहिए, यानी बी नंबर। गंगा छोड़ करके सही हो जाएगा। सिंधु नदी किनारे है चेनाब है, झेलम, लेकिन गंगा के सामने नहीं है। यहाँ देखें प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु तथा चेनाब नदी के तट पर बसी थी, किंतु गंगा नदी इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे। तो इसमें स्टार लगा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृदेवी में भी विश्वास करते हैं। देखते हैं इसका क्या विवरण है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि में अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इस कारण उन लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी किसी विद्वान ने इन्हें मातृशक्ति के उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब मातृदेवी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, लेकिन 100% नहीं कहा जाता, क्योंकि वो उस समय की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उसके सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो पूजा जो है पशुपति, यानी कि शंकर भगवान पशुपति उसी को कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो ये प्रभारी जो है सर जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक पर वर्ष 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेनसन ने 1826 में दिया था। नेक्स्ट है
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो इसमें पहला है रखालदास बनर्जी और दूसरा दयाराम सिंह, ये दोनों है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में रखालदास बनर्जी और जबकि दयाराम साहनी, दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। अब इसको मैच करना है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर है हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल SR राव सही है, सुरकोटदा JP जोशी सही, धौलावीरा BK थापड़ ये गलत है। तो यही हो जाएगा हमारा। हड़प्पा के उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव और सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने करवाया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने करवाया था। यानी धौलावीरा का जो है RK बिष्ट ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो कि जिसके महत्व को नहीं समझा जा सका है, यह होगा ए कनिंघम। कौन हो जाएगा? ए कनिंघम। ए कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की है, किंतु वह हड़प्पा के टीलों की महत्व को नहीं समझ सके। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन हो जाएगा? RD बनर्जी थाई, KN दीक्षित, M बॉस, BA स्मिथ, यह नहीं होगा, यानी डी नंबर। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया। वर्ष 1926-27 से 33-34 में मधोस्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों ने KN दीक्षित, अर्नेस्ट मेके और RL स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि B स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता की विस्तृत व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? तो यह इसमें स्टार लगा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं क्या। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श में पृष्ठ संख्या 386 यानी 2020 का संस्करण है। इसके अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानगार होते थे और पानी के निकास के लिए नलियों की व्यवस्था की थी। राम शरण शर्मा का पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में जो विकसित अवस्था में स्थल में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो यह इसके अनुसार कहा जाता है कि कालीबंगा में सभी घरों में जो है ये कुएं प्राप्त थे। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। कौन सा, इसको मिलान करना है, कौन सा सही है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे के हल और नगर संस्कृति। तो इसका कौन सा हो जाएगा? पहले नगर संस्कृति हो जाएगा, फिर लोहे के हल, आहत सिक्के और सोने के सिक्के। ये हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है? अब सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रगुप्त, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बड़वानी से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन से कालीन है? लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में के दौरान 1000 BC में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 6ठी शताब्दी के रूप में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों यानी 2वीं शताब्दी में जारी किए। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम यहाँ देख रहे हैं, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व में विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में अंतर मिलता है। मोहन, यहाँ देख सकते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक्सफोर्ड सर्कल थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी नंबर है। ये आर दोनों सही है, किंतु सही यानी आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु घाटी के दाएं तट पर है, तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखालदास बनर्जी दयाराम सैनी ने की। वर्तमान में ये नगर मातृ स्थिति में है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, किंतु कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प भी होगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शिलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा शिलकृत स्थापत्य जो है धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थिति दूसरी सबसे बड़ी यानी राखीगढ़ी बस्ती में। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ के उत्खनन से परिणाम हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई है। इन खोज में शिलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है। देख सकते हैं दिया हुआ है एक नंबर। नेक्स्ट है कौन सी हड़प्पी नगर तीन भागों में विभक्त है? तो तीन भागों में ये धौलावीरा ही हमारा विभक्त है। तो इसका देख सकते हैं यहाँ पर धौलावीरा नगर तीन भाग किला यानी मध्य नगर, निचला नगर और विभाजित मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थलों कौन से स्थल तीनों नगरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यही होगा धौलावीरा। सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंध प्रणाली के रूप में प्रसिद्ध है, जहां बौद्ध की श्रृंखलाएं का निर्माण किया गया और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से ही जल प्रवाहित होता था? यह हो जाएगा हमारा धौलावीरा में। नेक्स्ट है इसको विवरण जो दिया इसको पढ़ लेते हैं। धौलावीरा नामक एक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात के राज्य के कच्छ में जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत एवं जल संचय प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यह पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नगर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचय प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विभाजित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीक प्रगति स्थानीय सामग्री से डिजाइन और कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो यह जगह धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल वरियल के प्रमाण मिले हैं? इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें देख लेते हैं। लोथल में से सर्वाधिक 3 द्विशव यानी कि 2 शव समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि इस संख्या के आधार पर माना जाए तो उत्तर विकल्प सी सही होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार मान लिया जाए तो उत्तर विकल्प बी एवं डी दोनों सही होगा। यानी हो जाएगा धौलावीरा और कालीबंगा दोनों हो सकता है, इसलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है। हड़प्पन स्थल सुनौली के अभी तक के उत्खननों से प्राप्त है। तो यह मानव समाधान हड़प्पन स्थल सुनौली से जो है मानव समाधान का साक्ष्य जो है मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश बागपत जिले में बरौत तहसील के सुनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी उत्तर एवं दक्षिण दिशा है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है। इसमें गहन प्रमुख है। इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मंडी उत्तर प्रदेश में। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले का एक गांव मुंडी अचानक चर्चा में आया था। बगहा ब्लॉक में स्थित मंडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इस हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। नेक्स्ट है हमारा वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था। तो सिंधु सभ्यता में जो है कपास की खेती का साक्ष्य जो है बेसिकली भारत से ही मिला है। वस्त्रों के लिए कपास
की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु घाटी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में लारकाना जिले में स्थित है उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो चलिए हम इसका देखते हैं कौन सा सही है। उसे विशाल महल एवं मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जो है हमारा बी यानी 2 नंबर सही है। तो वे देवी और देवता दोनों का पूजा करते थे, बाकी कोई सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं इसका डिटेल्स में दिया हुआ है। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी पत्थरों की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इससे ज्ञात होता है कि यह मातृ देवी एवं पशुपति शिव एवं लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़, नाग पेड़ एवं नाकी आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरगोरदा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। तो इस ऐसे साक्ष्य अभाव है, अतः बी उत्तर सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें प्रमुख लैकिक सभ्यता थी तथा उसे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र उगाए जाते थे। ये सही है, बी नंबर। यानी इसका जो है दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में माना जाता है कि प्रधानतया लैकिक सभ्यता थी, जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सही बात है। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों में कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण किया करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मित्रा में हुई है? तो यह हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो यह कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुंवर वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलामकर्ता की भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की। ये बैल के अंगों से उभार कर शरीर के अनुपात में उसे विशिष्ट दिखाई दी, वह अपूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों से वृक्ष की आकृति मिलती है। कौन सा वृक्ष? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मोहरों से जो आकृति मिलती है वह किस वृक्ष की आकृति मिलती है? तो वह जो है पीपल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें सेलखरीज की बनी थी। इसमें अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्च, गोमेर आदि से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई। अधिकांश मोहरें वर्गाकार और चकोर है, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति का मोहर में नहीं मिलता है? तो नहीं मिलता है तो यह हो जाएगा बैल, हाथी, भेड़, घोड़ा नहीं मिलता है। यहाँ देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थानों पर घोड़े की मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। दरअसल घोड़ा का जो है कि अवशेष, उसके हड्डी, जबड़े ये सब तो मिले हुए हैं बहुत ऐसे स्थलों पर, जैसे सुरकोरदा हो गया, लोथल हो गया, लेकिन वहाँ पर बेसिकली इसका जो है मोहरों पर इसका अंकन नहीं है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का जो है नहीं मिला हुआ है। दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन से निष्कर्ष के आधार पर विख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ है। अतः प्रश्न उत्तर ए विकल्प सही है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? तो यह हो जाएगा हमारा 900 वर्ष तक। खड़गपुर पुरातत्व विभाग का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है कि लगभग 900 वर्षों तक जो है बारिश नहीं हुआ, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हो गया।
वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता के पतन हो गया। ज्ञातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, तो वो कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति मिली है, वो कहाँ से मिली है, तो वह कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा में मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्रण है। कौन सी नील नदी के तट पर पनपी है? नील नदी जो है मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र में है, नील नदी का वरदान कहा जाता है, वह कहाँ पर है, तो मिस्र में। मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार या वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इराक में थी, और सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग तो जानते हैं कि ये भारत में है, और मेसोपोटामिया जो है मिस्र में है। निम्नलिखित सभ्यताओं में उत्तर से दक्षिण को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा एजटेक, माया और मुइस्का और इका। ये हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं डिस्क्रिप्शन जो इसका दिया हुआ है हमारा। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य में दक्षिणी मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका के तट के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में और माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तरी में क्वांटो से लेकर दक्षिण में सीटो यागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की और इस प्रकार में एजेक, माया, मुइस्का और इका, इस प्रकार डी आंसर हमारा जो है सही हो जाएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन थी, तो वह हो जाएगा सुमेरिया। लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम जो है कौन थी? सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इसकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता है। अब यहाँ से हमारा आ गया वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। अब यहाँ से आता है वैदिक काल। तो चलिए हम वैदिक काल को समझते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्य मूलतः निवास स्थान जो है, आर्य का मूल निवास स्थान को लेकर के मतभेद है, परंतु इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान कौन विद्वानों का क्या क्या मानना है। तो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र जो है LD कलनेका, वाराणसी देश पंडित गंगानाथ झा, सप्त सेंधर प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, देविका प्रदेश DS त्रिवेदी, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड, क्या हुआ वाला दक्षिणी रूस माफ कीजिएगा, हाँ दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड, मध्य एशिया मैक्स मुलर, उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक, और तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी हर्ट एवं पेनका, डेन्यूब नदी की घाटी ग्लाइस। वैदिक
काल के दोनों भागों में विभाजित किया जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला ऋग्वैदिक, दूसरा पूर्व वैदिक काल। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल, जिसका कार्यकाल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 बीसी है। इसको लेकर क्या करते हैं। और उत्तर वैदिक का काल जो है हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 19 नदियां, कुछ अन्य स्रोत में 21 नदियों का उल्लेख है, इसका वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुरमु, कुंभा, गोमती और सुवस्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्तसंध प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां सरस्वती, विपाशा, परोसनी और विस्तिता, सिंधु, शतुद्री और अस्कनी। ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार जबकि गंगा नदी को 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में यमुना को 3 बार और गंगा को 1 बार उल्लेख किया गया है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेदों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती माना गया, जिसे मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसे आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी कहा गया है। नदी संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर में बताई गई है। गंगा यमुना के दाव और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्म देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल प्रदेशों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों को संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोग-जकोई एशिया माइनर के अभिलेख से ऋग्वैदिक काल में देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नतस्थ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख नदी है और उसके ऋग्वैदिक काल में उस नदियों को क्या नाम से जाना जाता है, चलिए हम उसको समझते हैं। अस्कनी जिसका अभी वर्तमान में चिनाब नदी है। विपाशा को ब्यास नदी के नाम से भी जानते हैं। परोसनी को रावी नदी के नाम से जानते हैं। विपाशा को विस्तिता को झेलम नदी, कुंभा को काबुल, कुरमु को कुर्रम और गोमती को गोमल, सुवास्तु को स्वात और सदानीरा को गंडक, सरस्वती को सतलज और द्रिशदती घग्गर नदी को कहा जाता है। वैदिक साहित्यों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद धार्मिक प्राचीन में वेद 4 है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएं हैं। 1017 सूक्त काल में तथा 11 सूक्त बाल खिल में है। जिसको जोड़ेंगे तो अब टोटल हो जाएगा 1028 सूक्त, यानी 1017 सूक्त जो है साकाल मंडल में साकाल तथा 11 सूक्त बाल खिल में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। 2 से 7 तक के प्राचीन मंडल माने जाते हैं। चलिए कौन कौन सा ऋग्वेद के मंडल में हम उसे रचयिता के बारे में समझते हैं। यानी 2 से 7 तक को हम प्राचीन यानी कि आरंभिक क्या बोलते हैं इसको, 2 से 7 तक प्राचीन मंडल माने जाते हैं। यानी प्रथम मंडल में मधुचमदा मेघातिथि, द्वितीय मंडल में गृत्समद है, तृतीय मंडल में विश्वामित्र ने लिखा हुआ है और चतुर्थ मंडल को वामदेव, पंचम को अत्रि और क्या बोलते हैं, छठा मंडल को भारद्वाज, सप्तम को वशिष्ठ ने लिखा हुआ है, आठवां मंडल को कण्व एवं अंगिरस, नवम को अंगिरस और अन्य ऋषि और दसम को विद्मा, इंद्र, शची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल
ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसलिए ये रचनाकार विश्वामित्र है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख कर पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। यानी कि प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख करते हैं। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 हो गया। शूद्र का जो है उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता था। ऐतरेय तथा कौत्सकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में शून्य शैप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद एवं पद दोनों भाग में है। यजुर्वेद में कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को जो है अधार्यायु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद में है और यजुर्वेद के अंतिम भाग को ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यात्रिक या याज्ञनिक अनुष्ठान से होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कर्म तथा मध्य निंदन है। शुक्ल यजुर्वेद में संहिताओं को वाज शनि भी कहा गया है, क्योंकि वाज शनि का पुत्र यज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैतरणी, कठान, मैत्रणी और तथा कंठ, कपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जागरण का सिद्धांत, जल पारण तथा उर्वशी आखंड तथा पुरुष में का वर्णन है। साम का अर्थ है संगीत और गान अथवा गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्र का संग्रह है। जो व्यक्ति इन तीनों मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 इकाइयां, जिसमें 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। सोमदेव की प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है कौमुद, रामायणी एवं जैमिनी आदि। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र है, जिसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया जाता है। अर्थात अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसे सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विचार मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, पिल्ललाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदनारायण उपनिषद है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। इसका कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें है, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने और उनके स्थान, चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। पहला मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय, युग संग इसमें पंचगन तथा 5 लघु संग इसमें पंजाजन तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पथक, भलान, शिव तथा बिसानिक के राजाओं सम्मिलित के मध हुआ था।
इसमें सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। युग युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। वह प्रधानतः युद्ध में जननेता होता था। विदित आर्यों के प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था और अस्पश, गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृ संतात्मक समाज था और वरुण सूक्त में शून्य सेपा आख्यान से प्राप्त होता था कि पिता अपनी संतान को बेच सकता है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में प्रारंभ में वर्ण विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसायिक चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष में सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन मिलता है। इसमें विशिष्ट विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजस, क्षत्रिय, उरु, जांघ भाग से वेश्या और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला कहा जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोग का समुदाय हो गया है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों के दिए गए विभिन्न नाम अब्राहम, वेदों को न मानने वाला, और अजयवर्धन, यज्ञ को मानने वाला, अनास, बिना नाक वाले, अदेवयु, देवताओं को न मानने वाला, अवध, वैदिक व्रतों का पालन करने वाले, तथा मृदवाक, कटु वाणी बोलने वाले। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे बाहुत कहा जाता है। स्त्रियों के पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती है उसे अमाजु कहा जाता है। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी या शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रयोग का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई क्षीर पाकोदन का उल्लेख मिलता है, जो सत्तू को दही से मिलाकर रम नामक खाद्य पदार्थ बनाया गया था। वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीव वासस, अधिवासस, स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य अहोम वर्णों द्वारा जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़सवार, पासा खेले उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्य यंत्रों में झंझाट, मजीरे, दूधिल, काकरी, बीना, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उसके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वैदिक में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख कम मिलता है। ऋग्वेद मात्र 24 मंत्रों का ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं के लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, कूप तथा अवट खोदकर बनाए हुए गड्ढे, अस्मचक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वेद समाज में व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। ऋग्वेद में छता, बढ़ाई, स्वर्णकार, चमत्कार, बाय, दुल्हे, कर्मा, धातु कर्मा वाले, कुंभाकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई, बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश समुद्री ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात है। व्यापक अदला बदली प्रणाली पर आधारित है। विनिमय के माध्यम के रूप में निक का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः मणि वर्ग के
लोग करते थे। ऋग्वेद आयरन लोहे से परिचित नहीं थे। नीव जो है कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र था। वासस कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र था। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी थी। तक्षा बढ़ई था। कर्म धातु कर्म करने वाले। बेकनाट सूदखोर। अरित्र पतवार और अरित्री नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम वेदवाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्न का प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई थी। ऋग्वेद देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी अग्नि बृहस्पति सोम आदि। आकाश के देवता वरुण सूर्य मित्र पूरन विष्णु अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र पुरजन्य रुद्र वायु वात्र आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र के आर्यों का युद्ध नेता एवं वर्षा के देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता तथा ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यताओं में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋत रहस्य गोपा भी कहा जाता है। ईरान में वरुण को आहू रमजा या यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 9वें मंडल के सभी स्वामी 114 सूक्त सोम को समर्पित थे। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण है। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु दुहा तुवर्ष कृमि प्रू तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी कौशल कुरु पंचाल विद्रेय मगध अंग आदि प्रमुख राजा थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त है। विदेह के जनक पंचाल के राजा प्रवाह हरणवली, केकई के राजा अशुपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न राजाओं में राजा के विभिन्न नाम। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उपाधि का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्तन पृथ्वी का शासक एक राट होता है। अर्थवेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अर्थवेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक अरुणी उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच में ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अर्थवेद में सभा और समिति की 2 प्रजापति पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती है। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण भी सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवार के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल एक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद में रह गया। राजसूय युग में रत्न हवसी उत्सव के समय राजा रत्नी के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रन्निनों की संख्या अलग अलग होती थी। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रन्निनों का उल्लेख है, जिनमें मुख्य निम्न है। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेना का प्रमुख ग्राम का मुखिया महर्षि राजा की पत्नी
महिषी राजा की पत्नी और सूत रथ सेना का नायक, सग्र संहिता कोषाध्यक्ष और भाग दूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी। भाग उसके बाद है अध बाप, अध अक्ष बाप, आय व्यय जनगणना धूत क्रीड़ा के राजा का मित्र और छत्री या छता, प्रतिहारी या दोबारिक। देख भी सकता है, अब तो लाइटें करिए। अब देखो सतपथ ब्राह्मण तथा कंठक साहित्य में गोविंद कीर्तन गवाध्यक्ष तथा बरही तथा रथकार, रथ बनाने वाला के नाम भी रतियों के नाम से मिलता था। सतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन, राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 बार में जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज त्रिसत्नात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि आजीवक अर्जिगर्त ने अपने पुत्र सुन, सेफ और 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया गया। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण के 4 वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे के घर में काम करते थे। अन्य स्वयं बलि करत। शूद्र के 3 वर्णों का सेवक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रेयी संहिता में स्त्री को पाशा या सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहन्नारायक उपनिषद और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा गिरावट आई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जलावोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्राह्मण 25 वर्ष, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष। इस क्लास को यहीं तक रहते हैं, आगे का क्लास हम कल करेंगे। तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।